हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जिनको कि हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी बोल देते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन कौन कौन से इनको क्लास में डिवाइड किया गया है, इनके स्ट्रक्चर क्या आएंगे जो इसके अंदर ड्रग्स दी हुई है क्लासिफिकेशन के अंदर, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर है, उन सभी ड्रग्स के क्या यूज हैं, उनको हम आज के इसके अंदर जो है वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 जो कि बी फार्मा 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसका कोड है BP402T। तो उसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा मैंने बताया आपको कि हम क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और यूजेस कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम ये समझेंगे बेसिकली कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते क्या है, यानी कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो एजेंट्स हैं ये होते क्या है, इनका क्या इंट्रोडक्शन है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे ब्रीफ कर लेते हैं। देखिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सिंपल यहाँ पे लैंग्वेज दी हुई है तो उसमें क्या मेंशन है उसको हम आसानी से यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट है are the drugs that mimic the actions of neurotransmitter acetylcholine। जो एसिटाइलकोलिन बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है किसका, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन के ये एक्शंस जो जो भी ये परफॉर्म करता है उसके एक्शंस को ये मिमिक करती हैं, उसके नकल करती हैं। कौन? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कैसे? बाय स्टिमुलेटिंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स इन द बॉडी। जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में दिए हुए हैं उनको ये जो है वहां पे स्टिमुलेट करती है। ठीक है। सो दीज एजेंट्स प्रोड्यूस इफेक्ट्स सिमिलर टू दोज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये वही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ये जो एजेंट्स है, यानी कि कोलिनर्जिक एजेंट्स या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। दे प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर, वैसी ही आपको सिमिलर ये इफेक्ट देंगे। कैसे? टू दोज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेट होने पे या जो उसके जो वो एक्शन परफॉर्म करता है उस पे जो अपने को मिलते हैं रिस्पॉन्स या फंक्शंस या एक्शंस, वही सेम एक्शन ये जो है आपको प्रोड्यूस करती हुई दिखेंगी। कौन सी? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है। अब इसी बेसिस पे हमने कहा ना कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ही ये जो है मिमिक करती हैं या उसको जो है वो शो करती हैं। सो देयरफॉर दे आल्सो कॉल्ड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। इसलिए इनको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोल दिया जाता है, यानी कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आर आल्सो कॉल्ड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एक्सर्ट देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स बाय एक्टिंग ऑन टू मेजर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तो जैसा हमने पहले लाइन में पढ़ा था कि ये बेसिकली क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। अब उसी में हम उसी को ही थोड़ा और आगे इलेबोरेट किया जा रहा है कि कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट हैं दे एक्सर्ट देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स बाय एक्टिंग ऑन टू मेजर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। जो हमारे दो मेजर टाइप्स है रिसेप्टर्स के, उन पे जो बेसिकली ये उस तरह के जो है हमारा ये इफेक्ट शो करता है। कौन कौन से यहाँ पे जो है कोलिनर्जिक के रिसेप्टर दिए गए हैं, देखिए सबसे पहला है मस्केरिनिक रिसेप्टर और दूसरा है निकोटिनिक रिसेप्टर। तो दो तरह के इसके रिसेप्टर्स होते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के। पहला तो है मस्केरिनिक और दूसरा है निकोटिनिक। अब अगर हम इनकी इंडिविजुअली बात करें तो ये बेसिकली क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन है कि कोलिनर्जिक मस्केरिनिक रिसेप्टर्स आर मेनली लोकेटेड इन ऑर्गन्स इनरवेटेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जो कि उसको इनरवेट करता है, मतलब जो ऑर्गन्स में वो प्रेजेंट है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिन ऑर्गन्स के थ्रू अपना फंक्शन प्रोड्यूस करता है, तो वहीं पे ये जो है हमारे मस्केरिनिक रिसेप्टर्स है वहां पे इनका लोकेशन पाया जाता है, जैसे कि हार्ट में, स्मूथ मसल्स में, ग्लैंड्स में, आईज एटसेट्रा। तो इस तरह के आपको जो है वहां पे मस्केरिनिक रिसेप्टर्स हमको मिल जाएंगे। अब यही अगर हम बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, सो दे आर प्रेजेंट एट ऑटोनोमिक गैंग्लिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
तो ये हमको ऑटोनोमिक गैंग्लिया में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने को मिल जाएंगे। अगर इनको थोड़ा सा इलेबोरेट किया जाए कि ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो है एक तरह का आप कह सकते हैं कि क्लस्टर है सेल बॉडीज का। बेसिकली ये भी जो है एक जंक्शन का ही काम करता है, किसके बीच में, जो ऑटोनोमिक नर्व्स जो ओरिजिनेट हो रही है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और वही नर्व जो जाके अपना टारगेट ऑर्गन जो है वहां पे जो अपना नर्व्स जो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं टारगेट ऑर्गन पे जाने पे, तो उनके बीच का जो प्रोसेस होता है, उनके बीच के जो सेल बॉडीज है जिसके थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि जहां से ये ओरिजिनेट हुई और जहां पे इन्होंने अपने टारगेट ऑर्गन पे अपना फंक्शन प्रोड्यूस किया, उसके बीच का जो है हमारे पास सेल बॉडीज है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया। उसी तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अब इसके नाम में मेंशन है न्यूरोमस्कुलर, मतलब कि जो नर्व फाइबर जो है जहां से बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट होती है हमारी मसल्स के अंदर, और ये नर्व्स के अंदर जो ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इन पर्टिकुलर एरिया पे जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर्स है वो वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेंशन इसके अंदर। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि दीज ड्रग्स यानी कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एक्ट बाय बेसिकली टू मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म के थ्रू ये काम करती है ये ड्रग्स। ठीक है, क्या क्या मैकेनिज्म है वो। सम ड्रग्स डायरेक्टली स्टिमुलेट कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, जो कुछ ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करती हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कौन कौन से रिसेप्टर हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर, उनको डायरेक्टली जाके स्टिमुलेट करती है, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। क्लियर। उसी तरह से व्हाइल अदर्स इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एसिटाइलकोलिनस्टीरेज, बाकी जो दूसरी है वो डायरेक्टली जाके इनको स्टिमुलेट नहीं करती, रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करती, वो क्या करती है बल्कि एक एंजाइम है जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन में काम करता है। इसको भी मैं आपको और थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। तो ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है, एसिटाइलकोलिन के मेटाबोलाइज करता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, यानी कि कोलिन और एसिटिक एसिड दो पार्ट में इसको डिवाइड ये कर देता है। तो ये इस पर्टिकुलर जो ये एंजाइम है यानी कि एसिटाइलकोलिनस्टीरेज, इसके फंक्शन को इनहिबिट करती हैं। इसके फंक्शन को इनहिबिट करने से क्या होगा कि जो एसिटाइलकोलिन जो था उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। तो ये काम तो वही कर रही है, एसिटाइलकोलिन के जो है आप यू कहो भी उससे कंसंट्रेशन को बढ़ा रही है, पर ये डायरेक्टली नहीं बढ़ाती, ये बेसिकली इनडायरेक्ट वे से इस पर्टिकुलर एंजाइम के फंक्शन को ब्लॉक करती हैं, जिससे एसिटाइलकोलिन की अवेलेबिलिटी या कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए। इसलिए इनको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स जो है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल मेडिकल कंडीशंस। कई सारी हमारी मेडिकल कंडीशंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे कौन कौन सी है, जैसे दे आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के केस में इसको यूज किया जाता है। दूसरा माइस्थीनिया ग्रेविस या यूरिनरी रिटेंशन के केस में, या फिर अल्जाइमर डिसीज। तो इनको अगर हम थोड़ा और इलेबोरेट करें, ग्लूकोमा तो ये तो आपको क्लियर है, ये हमारा आइस के अंदर है जिसको हम जो है मोतिया भी बोल दिया जाता है इसको। तो माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, बेसिकली ये जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स है उनको वीक कर देता है, हमारी वॉलेंट्री मसल्स, वीकनेस इन द वॉलेंट्री मसल्स। स्पेशली ये जो हमारी फेस और थ्रोट की जो मसल्स है उनको जो है ये स्लो डाउन कर देगा। स्लो डाउन का मतलब कि वहां पे जो है वीकनेस हो जाएगी, तो चेहरा इसमें डल दिखेगा। जो अब थ्रोट की जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से जो है वहां पे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, वो मसल्स जो है वो डाउन हो जाती हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। उसके बाद अगर हम बात करें अल्जाइमर डिसीज, तो अल्जाइमर डिसीज बेसिकली क्या है कि इसमें आप कह सकते हैं कि इट इज समवट रिलेटेड टू डिमेंशिया, मतलब ये एक तरह की भूलने की बीमारी है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप कह सकते हो कि इसमें बेसिकली तो जो डोपामाइन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है इसके अंदर। तो इसमें कई तरह सारे जो है वो सिम्टम्स निकल के आते हैं इसके अंदर, जैसे भूलने की बीमारी हो जाना, सही तरीके से बात ना कर पाना, तो ये इस तरह के कुछ सिम्टम्स निकल के आते हैं, उसको हम बोल देते हैं अल्जाइमर डिसीज। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इलेबोरेट करूंगा कि किस तरह से वो अपना फंक्शन प्रोड्यूस करती हैं। चलिए तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा हुआ है इसी के अंदर। अभी हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है बिकॉज दीज ड्रग्स यानी कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स
एनहांस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ये बढ़ाती हैं। तो इनके क्या क्या इफेक्ट्स निकल के आएंगे? सो देयर इफेक्ट्स इंक्लूड डिक्रीज्ड हार्ट रेट, इससे जो हमारा हार्ट रेट है वो डाउन हो जाएगा। इंक्रीज्ड ग्लैंडुलर सेक्रेशन, जो हमारा ग्लैंडुलर सेक्रेशन का मतलब कि जो ग्लैंड्स हमारी सेक्रेट करती हैं, जो कि हमारी आप कह सकते हो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं, हमारा हार्मोन जो है वो बैलेंस रहता है, तो उसको ये इंक्रीज करती हैं ये ड्रग्स, इनका ये इफेक्ट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, आई में जो है बेसिकली ये मायोसिस कोज करती है, जिससे क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। अब ये तो इनके मेन इफेक्ट है, आप कह सकते हैं इनके यूज है। हाउएवर एक्सेसिव स्टिमुलेशन, अगर इनका एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो जाए, ठीक है, सो दे मे प्रोड्यूस सम एडवर्स इफेक्ट्स लाइक सलाइवेशन, तो सलाइवा जो है वो ज्यादा सेक्रीट होगा। उसके अलावा स्वेटिंग ये कोज करेंगी, फिर है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ये कोज करेंगी, और हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ऐसे कुछ तरह के सिम्टम्स जो है वो निकल के आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? दस कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स आर इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स that help in understanding and regulating the physiological functions, जो कि हमारी हेल्प करता है समझने में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, कैसे? मीडिएटेड बाय एसिटाइलकोलिन इन द बॉडी। तो एसिटाइलकोलिन बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, तो ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमें हेल्प करती है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझने में, क्योंकि ये वही फंक्शन प्रोड्यूस करती है जो कि एसिटाइलकोलिन के द्वारा फंक्शन प्रोड्यूस किया जाता है। और एसिटाइलकोलिन क्या है? एसिटाइलकोलिन बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे नर्वस सिस्टम का। कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी के नाम पे जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उसको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमने इसके अंदर समझा था कि ये दो तरह से अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। एक है डायरेक्ट एक्टिंग, तो डायरेक्ट एक्टिंग तो डायरेक्टली जाके जो हमारे स्टिमुलेशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, उससे एसिटाइलकोलिन का जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं वो। लेकिन जो इनडायरेक्ट हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं, वो डायरेक्टली एक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो इसमें क्या है कि ये एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, किसमें? एसिटिक एसिड और कोलिन में, एसिटिक एसिड और कोलिन। अब यही अगर हम इसके फंक्शन को ब्रेक डाउन कर दें, मतलब इस एंजाइम को अगर काम ही नहीं करने दें, तो उससे क्या होगा? एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन या एसिटाइलकोलिन की अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी, तो जिसकी अपने को जरूरत है। तो इसलिए दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब जैसा मैंने कहा कि हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो हम सबसे पहले एक बार पीसीआई सिलेबस से चेक कर लेते हैं कि क्या है इसकी क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैं उसी की ही पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सामने, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। अब इसके अंदर हमारी जो है तीन तरह की क्लासेस है, हालांकि मेन तो दो ही है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और कोलिन स्टीरेस रीएक्टिवेटर। तो अब ये देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। इसमें कई सारी ड्रग्स हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनिकोल, मेथाकोलिन और पिलोकार्पाइन। तो ये है डायरेक्ट एक्टिंग। क्या है ये अभी हमने समझ लिया। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्टिंग या फिर कोलिन स्टीरेस इनहिबिटर। ये कोलिन स्टीरेस वही है बेसिकली, एसिटाइलकोलिन स्टीरेस ही है, उसको इनहिबिट करती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्टिंग। इसमें भी कई सारी ड्रग्स हैं, जैसे कि फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम क्लोराइड, टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड, एम्बिनोनियम क्लोराइड, आइसोफ्लोरफेट, इकोथायोफेट, आयोडाइड, पैराथायोन, मेलाथायोन। तो पहले तो आपको इन सब के जो अच्छे से नाम याद कर लेने हैं इन ड्रग्स के, तभी आपको जो है आगे इनके स्ट्रक्चर और इनके यूज जो है याद रख पाओगे, ठीक है। और लास्ट में एक हमारे पास दिया हुआ है कोलिन स्टीरेस रीएक्टिवेटर, जो उसको रीएक्टिवेट कर दे। तो ये है प्रालीडोक्साइम क्लोराइड। इस ड्रग का क्या नाम है? प्रालीडोक्साइम क्लोराइड। तो ये है इसकी मेन क्लासिफिकेशन एज पर द पीसीआई सिलेबस। अब हम हर एक ड्रग के जो है स्ट्रक्चर को और उसके यूज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने कहा, पीसीआई सिलेबस में हमारे पास 3 ड्रग्स हैं, उसमें हर एक में कई सारी ड्रग्स दी हुई हैं, 3 क्लासेस हैं बेसिकली, उसमें कई सारी ड्रग्स दी गई हैं, तो उसको अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहला जो दिया गया है, अब हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक
एजेंट्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट है एसिटाइल कोलिन। देखिए स्ट्रक्चर बेसिकली इसलिए आपको समझाने का मेन पर्पस यही है क्योंकि जब भी आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे स्पेशली मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं क्योंकि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो बेसिकली स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, पहली बात। दूसरा, इसमें सार दिया हुआ है और सिंथेसिस दी हुई है, तो आपको सार और सिंथेसिस तभी समझ में आएगा जब आपको पहले ड्रग्स के स्ट्रक्चर मालूम हो, स्ट्रक्चर क्लियर हो, तभी आपको जो है सार और सिंथेसिस अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो इसलिए हमारा मेन पर्पस यही है कि आप यहाँ पे अच्छे से स्ट्रक्चर को समझें। स्ट्रक्चर को लंबे समय तक याद रखने के लिए हम इसका यूपीएससी नेम भी कवर करने वाले हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए अगर आप ध्यान से देखें, ये यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रोजन, जो कि हालांकि क्वाटरनरी है, इधर एक कार्बन है और इधर एक कार्बन है, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 कार्बन काउंट कर लें और इसको सेकंड कार्बन काउंट कर लें, तो ये जो पूरा बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा इथेनामाइन। अगर सपोज ये क्वाटरनरी ना हो तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, इथेनामाइन। ध्यान से आप सुनिए। अब क्योंकि इसमें नाइट्रोजन क्वाटरनरी है तो ये बन जाएगा इथेनामीनियम। क्या हो जाएगा, इथेनामीनियम। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ, देखिए इथेनामीनियम। ये हम इसमें बेस लेके चलेंगे, ये है हमारा बेस, इथेनामीनियम। क्लियर है आपको? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम इसकी बात करेंगे, ये जो है ये इसके साथ मिलके बना हुआ है इथेनामीनियम। अब इथेनामीनियम इसलिए क्योंकि ये क्वाटरनरी, क्योंकि ये बन गया अमोनियम, इथेन के साथ मिलके इसने बना दिया इथेनामीनियम। क्लियर। अब इसका जब आप पूरा नाम लिखोगे तो वो हो जाएगा NNN ट्राईमिथाइल इथेनामीनियम। क्लियर। आई रिपीट, NNN ट्राईमिथाइल, और बेस क्या है हमारा, ये देखिए मैं जिस पे ये पेंसिल मूव कर रहा हूँ ये है इथेनामीनियम। क्लियर। अब इथेनामीनियम यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्राईमिथाइल इथेनामीनियम की सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है ये आपको बता देना है, तो आपके पास सही एग्जैक्ट आईयूपीएससी नेम निकल के आ जाएगा, जिसको आप लंबे समय तक याद रख सकेंगे ताकि स्ट्रक्चर बनाने में बड़ी आसानी रहे, ठीक है। तो इसका आप दो तरह से नाम लिख सकते हैं। पहला तो सेकंड पे लगा है, देखिए मिथाइल कार्बोनिल ऑक्सी। क्या लिखेंगे हम, जो सबसे बाद में उसको आप पहले लिखोगे, तो यही है मिथाइल, यानी कि 2 पे क्या लग रहा है, मिथाइल कार्बोनिल ऑक्सी। इसके अलावा एक कॉमन नेम होता है, ये देखिए ये जो है ना COCH3, ये COCH3, इसका नाम है एसिटाइल। क्या नाम है इसका, एसिटाइल। मैं यहाँ लिख देता हूँ ACETYL, एसिटाइल, एसिटिल। क्लियर। तो अगर आप इसको भी यूज करके और एसिटाइल के साथ लगा ऑक्सीजन, तो आप इस पूरे को लिख सकते हो एसिटॉक्सी। क्या लिख सकते हो, एसिटॉक्सी। तो मैं एक बार अब इसका एग्जैक्ट आईयूपीएससी नेम आपको बता देता हूँ, 2 एसिटॉक्सी NNN ट्राईमिथाइल इथेनामीनियम। तो ये है इसका एग्जैक्ट आईयूपीएससी नेम, इसका एसिटाइल कोलिन। अगर हम इसके यूज की बात करें, ये जो ब्लू में है ये है इसका नीचे यूज। तो अगर हम यूज की बात करें तो इसका यूज है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये यूज होता है, और वो क्या काम करता है वो अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर लिया। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रग की तरफ। नेक्स्ट ड्रग का नाम है कार्बाकोल। अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए ध्यान से, इस ड्रग को और इस ड्रग को, तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस। क्या हमने यहाँ पे मिथाइल हटा दिया और अमाइनो लगा दिया। देयर इज ओनली वन डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड कार्बाकोल। We just replace methyl with amino in the structure of carbacol. बाकी rest of the structure is same, as you can see. Rest of the structure is same. तब ये हमारा बेस तो वही रहेगा NNN ट्राईमिथाइल इथेनामीनियम, बस जो सेकंड पोजीशन पे चेंज हुआ है वो आपको बता देना है। तो मैं इसका एग्जैक्ट आपको यूपीएससी नेम बताने जा रहा हूँ। देखिए 2 अमाइनो कार्बोनिल ऑक्सी, अमाइनो कार्बोनिल ऑक्सी। क्लियर। 2 पे जो है हमने बता दिया। उसके बाद NNN ट्राईमिथाइल इथेनामीनियम। क्या है, इथेनामीनियम। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। तब आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड कार्बाकोल। बेसिकली ये जो कार्बा है ना, कार्बा, इसको हम बोल देते हैं कार्बामेट, भी इसको बोल दिया जाता है कार्बामेट। देखिए CONH2 को हम बोलते हैं कार्बामोइल। क्या बोलते हैं, कार्बामोइल। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कार्बामोइल। अब क्योंकि यहाँ पे COO है तो इसके लिए वर्ड यूज कर दिया जाता है कार्बामेट, कार्बामेट।
ठीक है, या फिर कार्बामोइल ऑक्सी, तो वहां से ये वर्ड आया कार्बा। तो जहां पे कार्बा का मतलब कि इसमें कार्बामेट मोइटी लगी हुई है, कार्बामेट या फिर कार्बामोइल। हालांकि मैंने आपको अलग से बताया माइनो कार्बोनिल ऑक्सी, पर इसको कार्बामोइल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसका यूज है ग्लूकोमा, ये आपको क्लियर ही है। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास एज पर पीसीआई सिलेबस, जिसका नाम है बिथेनिकोल। ड्रग का क्या नाम है? बिथेनिकोल। क्लियर, जो कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ग्लूकोमा के केस में हम इसको यूज करते हैं। अब आपको इसका स्ट्रक्चर समझना है, तो अगर आप ध्यान से देखिए, जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन द बिथेनिकोल एंड कार्बाकोल। देखिए ये कार्बाकोल से मिलता जुलता है बिथेनिकोल, बस एक डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिए आप। और वो डिफरेंस क्या है कि ये जो सेकंड कार्बन है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, सेकंड कार्बन, क्योंकि हमने इसको लिया था फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन। ठीक है, इस पे अलग से लगा हुआ है मिथाइल। क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो बस यही फर्क है, बाकी सारा सेम है। देखिए अब कार्बाकोल और बिथेनिकोल बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। पर अब अपने को अगर इसका यूपीएससी नेम करना है, तो हम इसमें इस कार्बन को भी जोड़ लेंगे, क्योंकि जितनी आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले सकें आपको उसमें इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो जैसा ये था इथेनामीनियम, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन थे, 2 कार्बन के लिए यूज होता है इथेन। अब ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन, इसके लिए वर्ड यूज होता है प्रोपेन। तो प्रोपेन के साथ जब ये अमोनियम जुड़ जाएगा, अमाइनो जुड़ जाएगा, तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? प्रोपेनामीनियम। क्या हो जाएगा? बेस क्या है इसके अंदर? प्रोपेनामीनियम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रोपेनामीनियम, क्लियर। सो द बेस इज प्रोपेनामीनियम, क्लियर। वही NNN ट्राइमिथाइल प्रोपेनामीनियम। अब इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है प्रोपेनामीनियम, वो आपको बता देना है। तो वही है सिंपल, तो मैं बोल देता हूँ इसको 2 अमाइनो कार्बोनिल ऑक्सी NNN ट्राइमिथाइल प्रोपेनामीनियम। तो ये इसका सिंपल IUPAC नेम जो है वो हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास मेथाकोलिन। अब इसके नाम में मेथा, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? कोलिन। किससे जुड़ा हुआ है? कोलिन। तो कोलिन में क्या था? OCOCH3, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब मेथा के लिए यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। कहाँ पे? वही सेम सेकंड पोजीशन पे। तो वही हो जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। तो बेस हमारा क्या रहेगा इसमें? वही प्रोपेनामीनियम। क्लियर। कहाँ से आया? उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी कि प्रोपेनामीनियम कहाँ से आएगा। तो यही बेस है हमारा इसके अंदर, प्रोपेनामीनियम। तो प्रोपेनामीनियम की सेकंड पोजीशन पे वही लगा हुआ है। इसको मैंने बताया था, इस पूरे का नाम है एसिटॉक्सी। क्या नाम है इस पूरे का? एसिटॉक्सी। सो व्हाट विल बी द कंप्लीट IUPAC नेम? 2 एसिटॉक्सी NNN ट्राइमिथाइल प्रोपेनामीनियम। क्लियर। और क्या यूजेस हैं इस ड्रग के? मेथाकोलिन के ब्रोंकियल इन्फेक्शंस में ये यूज किया जाता है इसको, एस्थमा में, और COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि वही जो हमारा लंग्स इन्फेक्शन है उस केस में हम इस ड्रग को यूज कर लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। तो एज पर द PCI सिलेबस जो लास्ट ड्रग है डायरेक्ट एक्टिंग की, उसकी अब हम बात करेंगे। यहाँ पे लास्ट ड्रग कौन सी है हमारी डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर, जिस ड्रग का नाम है पिलोकार्पाइन। क्या है ड्रग का नाम? पिलोकार्पाइन। नेम ऑफ द ड्रग इज पिलोकार्पाइन। ठीक है, तो जब हम चलते हैं सबसे पहले इसकी तरफ, पिलोकार्पाइन। तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ पिलोकार्पाइन, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिलोकार्पाइन। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, उसमें ही हम इसको यूज करते हैं। अब अपने को इसका स्ट्रक्चर समझना है। देखिए पहले तो यहाँ पे 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिए गए हैं, आप ध्यान से समझिए। कौन से 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? एक तो ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो पहले चलो इसकी बात कर लेते हैं। जहाँ पे 2 नाइट्रोजन लगे हो, फर्स्ट और थर्ड, पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये है इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ पोजीशन। तो जहाँ पे अगर 5 मेंबर के अंदर, पहली बात तो ये अनसैचुरेटेड है। अब ये भी समझिए अनसैचुरेटेड कैसे, इसमें 2 डबल बॉन्ड लगे। ये देखिए एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड। तो ये है अनसैचुरेटेड।
ठीक है, तो अनसेचुरेटेड है और इसके अंदर दो हमारे पास हेटेरोएटम है, कौन से, नाइट्रोजन, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट और थर्ड पे। तो अगर ऐसा हो तो आप इसका जो एज पर नोमेनक्लेचर नाम है वो तो है 1,3-डाइएज़ोल। आप इसको नोट कर लीजिए, क्या है इसका नाम, 1,3-डाइएज़ोल, 1,3-डाइएज़ोल। ये अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं इमिडाजोल। क्या बोलते हैं, इमिडाजोल। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इसका कॉमन नेम क्या है, दैट इज इमिडाजोल। ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम। क्लियर। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। हम हालांकि इसमें जो है इसको बेस लेंगे, इस स्ट्रक्चर को बेस लेंगे। अब इसमें ये देखिए, ये आपका कंप्लीटली सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और एक ही हेटेरोएटम है ऑक्सीजन जो कि फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ। पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये है इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये है इसकी सेकंड पोजीशन, ये है थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ पोजीशन। क्लियर है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सोलेन। एज पर नोमेनक्लेचर इसका क्या नाम है, ऑक्सोलेन। आई रिपीट, ऑक्सोलेन। आप कहिए तो मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ, ऑक्सोलेन, LANE, ऑक्सोलेन। क्लियर। एज पर नोमेनक्लेचर। यही अगर हम इसकी कॉमन नेम की बात करें, अब इसका एक कॉमन नेम आता है जिसको हम बोलते हैं THF, THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। इसको बोला जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। क्लियर। बेसिकली फ्यूरोन का इसका एक स्ट्रक्चर है जो कि अनसेचुरेटेड होता है। अब ये पूरी तरह से सेचुरेटेड है तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। क्लियर। तो हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन को बेस ले लेते हैं। इस पे जो सी सब्स्टिट्यूशन है, देखिए इसकी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, इसकी थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है और फोर्थ पोजीशन पे। तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो अगर आप बता देंगे तो आपके पास कंप्लीट IUPAC नेम निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, आप ध्यान से समझिए, कोई मुश्किल नहीं है ये। देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं अल्फाबेटिकली। अगर हम करें टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन की थर्ड पोजीशन पे क्या लगा, इथाइल। देखिए CH2CH3, तो इसमें हमने लिख दिया इथाइल। क्लियर। अब हम इसकी बात करते हैं, फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है ये इमिडाजोल, जो कि खुद कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, फिफ्थ पोजीशन से। अब इमिडाजोल की फर्स्ट पोजीशन पे भी लगा है मिथाइल, तो आपको इस तरह से लिखना है 4,1-मिथाइल इमिडाजोल 5-इल मिथाइल। देखिए यहाँ पे एक ये भी मिथाइल है, देखिए ध्यान से। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1-मिथाइल इमिडाजोल 5-इल मिथाइल। इल हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो खुद कौन सी पोजीशन से जुड़ा है। जहाँ पे इल आ जाए, इल मींस इट इज इन सब्स्टिट्यूशन, वो खुद सब्स्टिट्यूशन में है। तब आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे मिथाइल, प्रोपाइल, यही अगर हम बात करें मीथेन, मीथेन सिंपल है CH4, यही मिथाइल, मिथाइल मींस CH3, एक सिंगल बॉन्ड लगा होगा और वो लिखा होगा CH3, इट मींस इट इज इन सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह से आपको यहाँ बताना जरूरी है कि मिडाजोल खुद कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन 2-ऑन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन 2-ऑन। ऑक्सीजन के लिए आप बाद में अगर लिखें तो आप लिखेंगे ऑन। ये अगर आप इसको पहले भी लिख सकते हैं तो आप इसको लिखेंगे 2-ऑक्सो, OXO, ऑक्सो, 2-ऑक्सो। बाद में लिखें तो ऑन। तो मैं एक बार इस पूरे को आपको कंप्लीट कर देता हूं। देखिए 3-इथाइल, 4-1-मिथाइल इमिडाजोल 5-इल मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन 2-ऑन। सो दिस इज द कंप्लीट IUPAC नेम, जो कि हमारा ड्रग कौन सा है, पिलोकार्पाइन। ड्रग का क्या नाम है, पिलोकार्पाइन। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट ड्रग का नाम है यानी कि फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन ये हमारी इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं उसका सबसे फर्स्ट ड्रग है जिसका नाम है फाइसोस्टिग्मिन। अब फाइसोस्टिग्मिन बेसिकली किस किस में यूज होता है, एक तो ग्लूकोमा में और दूसरा दे एक्ट अगेंस्ट एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से अगर हमें किसी तरह का उनका ओवरडोज हो जाए, उनसे पॉइजनिंग हो जाए, तो उस केस में भी इस ड्रग को यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन आपस में ये फ्यूज्ड रिंग्स हैं। आपस में कौन सी रिंग्स हैं, ये फ्यूज्ड रिंग। तो इसको हम पहले थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, ध्यान से अगर आप समझें।
ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका तो नाम है पायरोल। क्या नाम है? पायरोल। इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी। ये है पायरोल। ये भी 5 मेंबर्ड है, ठीक है। नाइट्रोजन लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये कहलाती है पायरोल। अब क्योंकि ये बेंजीन से जुड़ी है, ये देखिए बेंजीन से जुड़ी है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजोपायरोल। ध्यान से समझ लीजिए, सीक्वेंस में समझेंगे। बेंजोपायरोल, क्लियर? बेंजोपायरोल। अब बेंजोपायरोल का एक कॉमन नेम है, यानी कि इस पूरे का, ये जो है इस पूरे का एक कॉमन नेम है। ये यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ तक। इसका नाम है इंडोल। क्या नाम है? इंडोल। इंडोल, क्लियर? तो अब इसके साथ एक और ये जुड़ा है, तो मैंने अभी बताया ये क्या है, इसके जैसी रिंग क्या कहलाती है? पायरोल। तो आप इसको बोल सकते हो पायरोलो इंडोल। पायरोलो इंडोल, क्लियर? पायरोलो इंडोल, क्लियर? थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, पायरोलो इंडोल, क्लियर? अब थोड़ा और क्लियर करें। ये तो तब है जब आपने इसको तोड़ना है। अब पहले इस पूरे का हम एक बार IUPAC नेम नंबरिंग समझ लेते हैं। इस पूरे की नंबरिंग कैसे होगी, देखिए। मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको ये बाद में जो है दिक्कत ना करे। एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। ये है तो इंडोल, लेकिन अभी मुझे नंबरिंग करनी है, तो ये जो लाइन हमने बनाई है बेसिकली, ये उसमें किसी तरह की जो है दिक्कत ना करे, तो एक बार इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी हम समझेंगे इसका अच्छे से नाम क्या है, फाइसोस्टिग्मिन। देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर आ गया। अब देखिए ये इसमें होगा, दैट विल बी द फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। अब यहाँ पे फ्यूजन में अगर ये दिया हुआ तो इसको हम करेंगे 3 के बाद क्या आ रहा है? 3A, तो ये हो जाएगा 3A। उसके बाद सीधा आ जाएगा, दिस विल बी द फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये 8th पोजीशन। ये कौन सी है? 8th पोजीशन। देखिए ध्यान से, ये है 8th पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन 3A और 8, इन पिन तीनों पे लगा हुआ है मिथाइल। ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा मिथाइल, ये लगा है, एक बॉन्ड है यहाँ पे, इसका मतलब मिथाइल। ये भी है मिथाइल और ये भी है मिथाइल, तो 3 तो है मिथाइल, क्लियर है? इसके अलावा जो इसमें, अब देखिए एक चीज और ध्यान से समझिए, पायरोल जो है बेसिकली वो पूरी तरह से अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। क्या है? पूरी तरह से अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है पायरोल। तो उसमें 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इसको पायरोल से इंडिकेट करते हैं तो इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं दिए हुए। अब डबल बॉन्ड ना होने से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आपको वो बताना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आपको वो यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्लियर है? तो इसमें अलग अलग थ्योरीज दी हुई होती हैं। कुछ क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, हालांकि अगर आप देखें तो इसका वैलेंसी कंप्लीट है, सच हाइड्रोजन है नहीं। पर यही अगर आप पायरोल काउंट कर रहे हो तो आपको इसको भी हाइड्रोजन काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड अगर है, अगर आप उसको हटा दें तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाएगा। ध्यान से समझिए इस बात को। लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी मिथाइल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप देखें नहीं है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप चाहें तो यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट कर लें, नहीं तो यहाँ पे नहीं है तो वो भी चलेगा। चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अगर आप देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, अगर ये डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं होता। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा की डबल बॉन्ड नहीं है, हम इसको पायरोल से काउंट कर रहे हैं, ठीक है? सो 2 3, अब जैसे मैंने इसका तो आपको बता दिया। और कहीं देखे आप इसके अलावा, ये यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा है, तो इसको हम बोलेंगे 8A। 8A, ये है 8A, इसकी बात कर रहे हैं हम, 8A, क्लियर? तो ये हो जाएगा ट्राई हाइड्रो। आपने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बता दिए, ट्राई हाइड्रो। क्या है? ट्राई हाइड्रो, क्लियर? ध्यान से समझिए, ट्राई हाइड्रो हो गया। 2 3 8A ट्राई हाइड्रो। इसके अलावा 1 3A 8 ट्राई मिथाइल, क्लियर? ध्यान से देखिए। फिफ्थ पे क्या लगा हुआ है? देखिए N मिथाइल अमाइनो या सिंपल मिथाइल अमाइनो। ध्यान से देखिए, मिथाइल अमाइनो कार्बोनिल ऑक्सी, मिथाइल अमाइनो कार्बोनिल ऑक्सी। ये फिफ्थ पे जो लगा हमने बता दिया, मिथाइल अमाइनो कार्बोनिल ऑक्सी, क्लियर? अब इस पूरे का क्या नाम है? इस पूरे का क्या नाम है? जैसा मैंने आपको बताया था, आप इसको बोल सकते हो पायरोलो इंडोल। पायरोलो इंडोल। अब ये जुड़ा कैसे हुआ आपको ये बताना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। अब अगर हम इसको इंडिविजुअल ले लें, देखिए ध्यान से समझिए, अब हम अगर इसको इंडिविजुअल ले लें, अगर आप समझ सके तो तब अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे तो इसकी नंबरिंग ऐसे होगी, ये 1
ये 2 और ये 3, ध्यान से देखिए, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये होगा 3। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होगा 2 और ये होगा 3, अगर आप इसको इंडिविजुअल ले रहे हो। लेकिन जब हम बाद में लेते हैं, जो मतलब जिसको बेस ले रहे हैं, बेस हमारा जो मेन है वो है हमारा इंडोल। इंडोल के केस में अब आप क्या करोगे, ये जो है बॉन्ड, इसको आप काउंट करोगे ए, क्या करोगे ए, और ये क्या कहलाएगा बी। ठीक है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। तो अब जब आपको इन दोनों का फ्यूजन दिखाना है, इन दोनों का फ्यूजन, तो आप कैसे लिखोगे, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, वो आएगा पाइरोलो, ब्रैकेट में ये देखिए 2 3 था ना, ये 2 3, पाइरोलो का क्या है 2 3, तो 2,3, और ये इंडोल का क्या है बी, तो 2 3 बी। ध्यान से समझिए 2 3 बी। अब ये कौन है, बी किसका है, ये बी है इंडोल का, किसका, इंडोल का। तो ये है इसका कंप्लीट पूरा नाम, पाइरोलो 2 3 बी इंडोल। ध्यान से समझिए, ठीक है। अब मैं आपको इसको पूरे को एक बार, सारा नाम एक बार दोबारा से बता देता हूँ इस पूरे को। सबसे पहला तो 2,3,8A ट्राईहाइड्रो, 5 मिथाइल अमाइनो कार्बोनिलोक्सी, 1,3A8 ट्राई मिथाइल पाइरोलो, 2,3B, 2,3B इंडोल। तो ये है इसका कंप्लीट IUPAC नेम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड कीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप कमेंट में जरूर करके बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। तो नेक्स्ट ड्रग दी हुई है हमारे पास नियोस्टिगमिन। देखिए ड्रग का क्या नाम है, नियोस्टिगमिन। ये किस में यूज होती है, माइस्थीनिया ग्रेविस में। किस में यूज होती है ये, माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस की अगर हम बात करें तो क्या होता है माइस्थीनिया ग्रेविस। इससे पहले हमने एक जो है कवर किया था, हमारे पास आया था, एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, माइस्थीनिया ग्रेविस। चलिए माइस्थीनिया ग्रेविस का मैं आपको वैसे थोड़ा क्लियर कर दूं कि इसमें भी जो है हमारी वॉलेंट्री मसल्स को ही ये थोड़ा सा जो है वो लूज डाउन ये कर देता है, माइस्थीनिया ग्रेविस। तो जिसमें जो है हमारा फेस का, थ्रोट का, ये थोड़ा सा इसमें जो है वॉलेंट्री मसल्स के अंदर जो है हमारा जो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती वो, तो उसमें अपने को ये दिक्कत आती है। इससे पहले एक आया था टर्म, मैं यहाँ पे एक बार देखना चाहूंगा वो कौन सा हमने इसमें कवर किया है। बेसिकली ये देखिए ध्यान से, ये आया था, ये रहा, जो मैं बार बार आपको ये पन्ना पलट के समझाना चाह रहा था, वो यही है माइस्थीनिया ग्रेविस। तो इसको मैं हालांकि ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है। चलिए तो अब हम एक बार इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे हम क्लियर कर लें। चलिए तो नेक्स्ट ड्रग दिया हुआ है पीसीआई सिलेबस के हिसाब से, जिसका नाम है नियोस्टिगमिन। ठीक है, तो नियोस्टिगमिन में अब अपने को इस स्ट्रक्चर को समझना है। तो देखिए आ जाइए, यहाँ पर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले आपको सिंपल अगर याद हो, एनिलीन का स्ट्रक्चर, एनिलीन मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। ये है एनिलीन का स्ट्रक्चर, ये है NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। जब बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पर लग जाए अमाइनो ग्रुप्स, देन इट इज कॉल्ड एनिलीन। क्लियर। अब यही एनिलीन अगर क्वाटरनरी हो जाए, यही नाइट्रोजन, अभी तो ये हमारा जो सेकेंडरी है, ठीक है, सॉरी जो है उस तरह से दिया हुआ है ये, हाँ प्राइमरी है, बेसिकली NH2 है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर मिथाइल से, तो अब ये बन गया क्वाटरनरी। अब क्वाटरनरी में यही एनिलीन हमारा बन जाएगा एनिलीनियम। क्या बन जाएगा ये, एनिलीनियम। सो हम इसमें बेस क्या लेंगे, एनिलीनियम। अब एनिलीनियम की ये हो जाएगी, देखिए ये तो होगी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है वो आपको बता देना है, तो आपको इसका कंप्लीट IUPAC नेम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो करें शुरू। थर्ड पे क्या लगा हुआ है, देखिए डाई मिथाइल अमाइनो कार्बोनिलोक्सी। आई रिपीट, डाई मिथाइल अमाइनो कार्बोनिलोक्सी, NNN ट्राइमिथाइल एनिलीनियम। सो दिस विल बी द कंप्लीट IUPAC नेम। तो एक बार आप दोबारा से समझिए, जो बेस है, बेस इज NNN ट्राइमिथाइल एनिलीनियम। थर्ड पे क्या लगा हुआ है, डाई मिथाइल अमाइनो कार्बोनिलोक्सी।
क्लियर। तो आप इस तरह से इसका यूपीएससी नेम समझ सकते हो। तो एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूँ। 3 पे क्या है, डाई मिथाइल अमाइनो कार्बोनिलॉक्सी NNN ट्राइमिथाइल एनिलीनियम। सो दिस इज द यूपीएससी नेम ऑफ नियोस्टिग्मिन। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ, जो कि है पाइरिडोस्टिग्मिन। अब इसके नाम में पाइरिडो विच इज रिलेटेड टू पाइरिडीन, ठीक है, और पाइरिडीनियम, ये भी माइस्थीनिया ग्रेविस के ही पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में यूज इसको किया जाता है। तो पाइरिडो इज रिलेटेड टू पाइरिडीन, मतलब ये कहने का मतलब है जब ये नाइट्रोजन अगर लगा हो 6 मेंबर, ये 6 मेंबर है, जैसे कैसे 6 मेंबर है, ये देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये है थर्ड पोजीशन, ये रहेगी फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो, 6 मेंबर हो और नाइट्रोजन लगा हो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, तो उसको हम बोल देते हैं पाइरिडीन। क्या बोल देते हैं उसको? पाइरिडीन। अब क्योंकि ये क्वाटरनरी है, 4 डिग्री नाइट्रोजन है, तो ये बन जाएगा पाइरिडीनियम, यानी कि एन मिथाइल पाइरिडीनियम। सो द बेस विल बी एन मिथाइल पाइरिडीनियम। अब इसकी थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है वो आपको बता देना। तो थर्ड पे वही सेम है, डाई मिथाइल अमाइनो कार्बोनिलॉक्सी एन मिथाइल पाइरिडीनियम। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास एड्रोफोनियम। ध्यान से आप देखिए, जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द एड्रोफोनियम। यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा इसके अंदर एड्रोफोनियम, क्लियर। एड्रोफोनियम में भी हम इसको बेस ले सकते हैं। ये हमारा वही हो जाएगा, क्या, that is anilinium. This is the structure of anilinium, clear है। so ये first position, ये second position, this will be the third position, ये fourth position, ये fifth और ये sixth position, clear। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो इस पे क्या देखिए, n इथाइल NN डाइमिथाइल, आई रिपीट, n इथाइल NN डाइमिथाइल, और ये क्या है, एनिलीनियम, क्लियर। 3 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। तो सिंपल आपको लिख देना। तो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, 3 हाइड्रोक्सी N इथाइल NN डाइमिथाइल एनिलीनियम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रोफोनियम, और ये भी हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस में हम इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास टेक्रीन। क्या है ड्रग का नाम? टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। ये अल्जाइमर में यूज होती है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि अल्जाइमर क्या होता है। अब टेक्रीन को समझने के लिए बेसिकली देखिए, ये अगर कंप्लीट हो तो हम इसको बोल देते हैं डाई बेंजोपाइरिडीन। ये भी हमने समझा था, अगर 6 मेंबर में नाइट्रोजन हो तो इसको बोलते हैं पाइरिडीन, तो ये कहलाएगा डाई बेंजोपाइरिडीन, ठीक है। अब क्योंकि ये कंप्लीट बेंजीन नहीं है, तो आपको इसके अंदर ये बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे बेंजीन से जो डबल बॉन्ड हटा और इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा, ठीक है। तो वो कौन कौन सी पोजीशन है, पहले तो आप इसकी नंबरिंग एक बार समझ लीजिए। इसकी नंबरिंग थोड़ी इस तरह से है कि ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, इसको स्किप कर देना अपने को, ये रहेगी फिफ्थ, दैट विल बी सिक्स्थ, दैट विल बी सेवंथ, ये एट्थ पोजीशन, ये नाइन्थ पोजीशन, और ये रहेगी 10th पोजीशन, क्लियर। तो इस तरह से है इसकी नंबरिंग। अब अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, इसके लिए एक हमारा कॉमन वर्ड यूज होता है जिसका नाम है एक्रीडीन, लेकिन ये कंप्लीट एक्रीडीन नहीं है। तो कौन कौन सी पोजीशन पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है आपको वो बताना है। तो ये रहेगा 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो एक्रीडीन। आई रिपीट, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो एक्रीडीन। एक्रीडीन मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्रीडीन, क्लियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्रीडीन। लेकिन 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो एक्रीडीन। अब इसके 9th पोजीशन पे बस एक ही सब्स्टिट्यूशन है, 9 अमाइनो। तो आपको क्या करना है, इसका कंप्लीट यूपीएससी नेम क्या होगा, देखिए, 9 अमाइनो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो एक्रीडीन। सो दिस इज द कंप्लीट सिंपल यूपीएससी नेम ऑफ टेक्रीन। अब इसके नाम में मेंशन है टेक्रीन, यानी कि एक्रीडीन, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास एम्बिनोनियम डाइक्लोराइड। क्या है ड्रग का नाम? पहले आप ड्रग के नाम याद कीजिए सबसे पहले, तो फिर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाएंगे। और यूपीएससी नेम अगर आप समझ लें तो उनको याद करना बेहद ईजी है। चलिए, एम्बिनोनियम डाइक्लोराइड। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, देखिए ये जो पोर्शन है, ये वाला, मैं इसको सर्कल करने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है इधर क्या लगा हुआ है, देखिए NHCH2 CH2 NCH3 CH3 फिर CH2 फिर फिनाइल, उस पे क्लोरो। अब यही अगर आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये सेम
ये भी वही है, NH CH2 NCH3 CH3 CH2, ये फिनाइल और ये क्लोरो। क्लियर। अब बीच में ये जो बच गया इसको हम बोल सकते हैं इथेनॉन, इथेनॉन या इथेन डाइऑन, बेसिकली इथेन 1,2 डाइऑन। क्या है? इथेन 1,2 डाइऑन। तो चाहे आप इसको फर्स्ट पोजीशन ले लीजिए, चाहे इसको फर्स्ट ले लीजिए। चलिए हम इसको यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मान लीजिए 1 और 2। इसका खुद का क्या नाम है? इथेन 1,2 डाइऑन। क्लियर। तो ये हमारा बेस है। अब इस पे सेम मोइटी लगी है तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं बिस। आप सिंपल लिखिए 1 2, उसके बाद लिखेंगे हम बिस, फिर आ जाएगी ब्रैकेट। क्लियर। तो बिस करके आप एक को एक्सप्लेन कर दें तो वो दोनों ही एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो मैं इसको बता देता हूं आप कैसे लिखेंगे इसको। देखिए, ऑर्थोक्लोरोफिनाइल, ध्यान से देखिए, ऑर्थोक्लोरोफिनाइल मिथाइल NN डाइमिथाइल अमोनियम इथाइल अमाइनो। क्लियर। बस इसको बता दीजिए। अब यही आप यहाँ भी देखिए ऑर्थोक्लोरोफिनाइल लिखना एक ही बार है, हालांकि मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। ऑर्थोक्लोरोफिनाइल मिथाइल NN डाइमिथाइल अमोनियम इथाइल अमाइनो। तो ये एक आपने यहाँ पे लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद क्या आएगा? 1 2 इथन डाइऑन या इथन 1 2 डाइऑन। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट IUPAC नेम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग है। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास आइसोफ्लोरफेट। ये बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस हैं उनसे रिलेटेड है ये ड्रग्स। तो इसका अगर आप नाम समझना चाहें तो बिल्कुल सिंपल है। अब ये फेट है तो इसमें हम फॉस्फेट को ही बेस ले लेते हैं। आप इसको ही बेस ले लो। फॉस्फेट क्या है? ये देखिए, ये PO4 होता है बेसिकली, पर ये है फ्लोरोफॉस्फेट। ये क्या कहलाएगा? फ्लोरोफॉस्फेट। ठीक है। तो फ्लोरोफॉस्फेट पे क्या लगा हुआ है? इधर आप देखिए, सिंपल डाई आइसोप्रोपाइल। आपको इस तरह से लिखना है या आप ऐसे भी लिख सकते हैं OO डाई आइसोप्रोपाइल। डी आइसोप्रोपाइल है तो OO डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। बिल्कुल सिंपल है, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। तो इस तरह से आप इसका UPSC नेम अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। हमारी नेक्स्ट 4 ड्रग्स, लास्ट 4 ड्रग्स हैं हमारे पास एज पर दिस चैप्टर, यानी कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के हिसाब से जो लास्ट 4 ड्रग है उसको अब हम कवर करेंगे। देखिए, अब नेक्स्ट हमारे पास इकोथायोफेट। यूज इसका वही है ग्लूकोमा में। अब ये है क्या है इसका स्ट्रक्चर, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर पहले तो आप ड्रग का नाम समझिए। ड्रग का नाम है इकोथायोफेट। द नेम ऑफ द ड्रग इज इकोथायोफेट। अब इसमें बेस क्या लेना है? आप इसमें बेस ये ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको इथेनामीनियम क्लियर हो रहा है, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, इधर लगा है अमोनियम, तो ये क्या हो जाएगा? इथेनामीनियम। क्या हो जाएगा? इथेनामीनियम। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। इथेनामीनियम यानी कि NNN ट्राइमिथाइल इथेनामीनियम। अब सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है वो आपको बता देना है, सिंपल। क्लियर। तो इसको शुरू करें तो आपको यहाँ से शुरू करना है डाई आइसोप्रोपाइलोक्सी। इसको अब इसके साथ आप ले सकते हैं, ये आप पूरा काउंट कर लीजिए। ये सॉरी नहीं, आइसोप्रोपाइल नहीं, ये है इथोक्सी, सॉरी इथोक्सी। ये है इथोक्सी यानी कि OCH2CH3। देखिए ध्यान से, OCH2CH3। सो डाई इथोक्सी। PO इसके लिए हम यूज करेंगे फॉस्फोरिल। क्या यूज करेंगे? फॉस्फोरिल। ये क्या है? फॉस्फोरिल। S के लिए आप चाहें तो थायानिल या फिर आप लिख सकते हैं सल्फानिल। सल्फानिल। क्लियर है? तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 डाई इथोक्सी फॉस्फोरिल सल्फानिल NNN ट्राइमिथाइल इथेनामीनियम। तो ये है इसका कंप्लीट IUPAC नेम। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास पैराथायोन। ड्रग का क्या नाम है? पैराथायोन। तो इसमें भी अगर आप चाहो तो हम फॉस्फेट को बेस ले सकते हैं। फॉस्फेट को, इसको आप बेस ले लीजिए। अब ये जो P डबल बॉन्ड S है इसके लिए हम यूज करेंगे थाइन। थाइन वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं OO डाई मिथाइल, क्योंकि आप फॉस्फेट ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आपको फॉस्फोरस के साथ दिखाना है। ये जो है ना, आपको इसको फॉस्फोरस के साथ दिखाना पड़ेगा।
PO4 है बेसिकली, पर उसका एक हटा हुआ है, हमने वहाँ पे सल्फर लगा रखा है एक ऑक्सीजन की जगह। तो हम बेस लेंगे इसके अंदर फॉस्फेट, तो हम करेंगे OO डाई मिथाइल, फिर एक और ऑक्सीजन यानी कि कैपिटल O पैरा नाइट्रोफिनाइल, थाईन। ये देखिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये जो है थाईन, थाईन, थाईन फॉस्फेट। ये बाकी क्या है, ये फॉस्फेट या थाईइनिल फॉस्फेट। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इसका नाम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड है बेसिकली, उस पेस्टिसाइड में हम इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है मेलाथायोन। अब मेलाथायोन को समझने के लिए आप क्या करें कि हम इसको बेस ले लेते हैं। देखिए ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। अगर हम सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ इसकी बात की जा रही है। क्लियर है? सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये बेसिकली क्या है, ये है ब्यूटेन 1,4 डाइओन। ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है ब्यूटेन 1,4 डाइओन, ब्यूटेन 1,4 डाइओन, ब्यूटेन 1,4 डाइओन। क्लियर? अब इसकी फर्स्ट पोजीशन पे लगा इथॉक्सी, 4 पे लगा इथॉक्सी, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओन आप देख सकते हैं 1,4 डाई इथॉक्सी, 1,4 डाई इथॉक्सी। अब 2 पे क्या लगा है ये आपको बता देना है। तो 2 पे वही है इसका डाई मिथॉक्सी थाईइनिल। अब यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे फोस्फा, क्या यूज करेंगे, फोस्फा, और ये क्या होगा, सल्फानिल। तो क्या आएगा, 2 डाई मिथॉक्सी थाईइनिल फोस्फा सल्फानिल, 1,4 डाई इथॉक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओन। तो इस तरह से आप इसका नेम मेंशन कर सकते हैं, किसका, मेलाथायोन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग। नेक्स्ट और लास्ट ड्रग है हमारे पास प्रलिडोक्साइम क्लोराइड, जो कि कोलिनस्टीरेज रिएक्टिवेटर है। ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ मसल्स को। और हम इसका स्ट्रक्चर समझें तो ये वही है, देखिए ये है पायरिडीन, जिसकी फर्स्ट पोजीशन ये है, फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है? सो ये है पायरिडीन, यानी कि एन मिथाइल पायरिडीनियम, क्योंकि ये लगा हुआ है मिथाइल, और ये खुद क्या है, पायरिडीनियम। क्या है ये, पायरिडीनियम। सो एन मिथाइल पायरिडीनियम। क्लियर? सेकंड पे क्या लगा है वो आपको बता देना है। तो सेकंड पे बताने का क्या तरीका, देखिए 2 हाइड्रोक्सी इमिनो। अब ये क्या है, ये इमिनो है, यहाँ डबल बॉन्ड एन लग जाता है ना, ये डबल बॉन्ड NH, ये है इमिनो, इमिनो एन हाइड्रोक्सी इमिनो, और ये कार्बन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मिथाइल। इमिनो आपने इसके साथ, डबल बॉन्ड आपने इसके साथ बता दिया, तो ये हो जाएगा मिथाइल। सो 2 एन हाइड्रोक्सी इमिनो मिथाइल एन मिथाइल पायरिडीनियम। क्लियर? तो ये है इसका नेम। अब इसमें एक चीज और है, ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा डबल बॉन्ड NOH, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी डबल बॉन्ड NOH, इसको बोल दिया जाता है ऑक्साइम, ऑक्साइम। तो उससे भी इसका नाम जो है निकल के आ सकता है। तो ये थे हमारे कंप्लीट स्ट्रक्चर जो कि हमारे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर दिए हुए थे। अब इसमें मैं आपको एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा, इसी के बेस पे हम थोड़े से आज MCQs भी कवर करेंगे, थोड़े से क्विज क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इन स्ट्रक्चर के बेस पे। देखिए इंटरेस्टिंग रहेगा, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो किस तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कवर करेंगे जल्दी से। देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एसिटाइल कोलिन कंटेन्स विच फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एस्टर नेचर। इसमें ऐसा कौन सा ग्रुप होता है, एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो कि उसके एस्टर नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या उसमें अमाइड है या एसिटेट एस्टर है, ईथर है या कीटोन है। तो बेसिकली इसका आंसर है बी, यानी कि इसके अंदर है एसिटेट एस्टर ग्रुप। ये आपको स्ट्रक्चर याद होंगे तो बड़ा आसान है इनको कवर करना। नाउ द नेक्स्ट वन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोलिन द नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट एज। नाइट्रोजन एटम किस फॉर्म में प्रेजेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोलिन, क्या प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है, क्वाटरनरी है या टर्शियरी है। तो बेसिकली इसका आंसर है सी, वो क्वाटरनरी। अगर आपको ध्यान हो हमने किया था NNN ट्राई मिथाइल इथेनामिनियम या अमोनियम, तो वो है क्वाटरनरी। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए विच स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन कार्बाकोल
मेक्स इट मोर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस देन एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन से अगर हम कार्बाकोल का हम स्ट्रक्चर करें तो उसमें क्या चेंज है? सो विच स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किसमें? कार्बाकोल में मेक्स इट मोर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस, को आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होने देता। अगर आपको ध्यान हो, हमने एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म समझा था। बेसिकली वहां पे हाइड्रोलाइजेशन प्रोसेस ही हो रहा था, हाइड्रोलिसिस ही हो रहा था उसके अंदर। किसकी प्रेजेंस में? एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। वो किन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था? कोलिन में और एसिटिक एसिड में। अब हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि कार्बाकोल आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होता, तो उसमें ऐसा कौन सा ग्रुप लगा है एसिटाइलकोलिन के मुकाबले कि वो आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होता है? तो देखिए, अगर आपको ध्यान हो, इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलकोलिन वहां पे लगा होता है एंड में OCOCH3। ध्यान से अगर आपको याद हो तो, ये तो हम बात कर रहे हैं एसिटाइलकोलिन की। ये अगर हम बात करें कार्बाकोल की तो उसमें लगा होता है OCONH2। OCONH2, ये हम बात कर रहे हैं कार्बाकोल की। ठीक है, तो अब क्या चेंज है वो आपको यहाँ पे बता देना है। क्या ईथर ग्रुप का चेंज है, सल्फोनामाइड का, कीटोन का, या फिर कार्बामेट का? तो इसका आंसर है कार्बामेट, यानी कि NHCOO। इस तरह से उसमें चेंज दिया हुआ होता है। अब इसी तरह के हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नेक्स्ट है ड्रग बाय ड्रग दिया गया है ये बेसिकली। अब नेक्स्ट हमारे पास क्विज है, इसके अंदर बिथेनिकोल की हम बात करेंगे कि बिथेनिकोल डिफर स्ट्रक्चरली फ्रॉम एसिटाइलकोलिन मेनली बाय। अगर एसिटाइलकोलिन से हम बिथेनिकोल को कंपेयर करें तो वो कहाँ पे चेंज है इसके अंदर? अगर आपको याद हो, देखिए, क्या उसके अंदर बीटा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है इथाइलिन चेंज पे, या उसमें एरोमेटिक रिंग सब्स्टिट्यूशन है, या रिमूवल ऑफ एस्टर ग्रुप, या एडिशन ऑफ हैलोजन? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि बीटा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन ऑन द इथाइलिन चेन। तो ये इसके अंदर हमारा मॉडिफिकेशन है, किसमें? बिथेनिकोल में। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथाकोलिन। सो द देखिए, अब इसमें क्या लिखा हुआ? मेथाकोलिन कंटेन्स विच स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कंपेयर टू एसिटाइलकोलिन। अगर हम एसिटाइलकोलिन से कंपेयर करें तो उसमें भी क्या चेंज है? तो वही सेम चेंज है जो बिथेनिकोल में था। अगर इसके हिसाब से देखें, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अमाइड ग्रुप उसके अंदर नहीं है, बीटा मिथाइल ग्रुप या सल्फर एटम। तो इसका आंसर वही है सी, यानी कि बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तब हमने, अगर आपको याद हो, हमने किया था प्रोपेनामीनियम उस कार्बन को जोड़कर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिलोकार्पाइन स्ट्रक्चरली बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड्स। पिलोकार्पाइन इसमें से किस क्लास कंपाउंड जो किस क्लास का है? क्या वो उसमें क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है? नहीं। कार्बामेट? नो। ऑर्गेनोफॉस्फेट? नो। तो बेसिकली वो एल्केलॉइड है विच कंटेन एन इमिडाजोल। अगर आपको ध्यान हो, उसके अंदर इमिडाजोल रिंग बनी हुई होती है, किसमें? पिलोकार्पाइन के स्ट्रक्चर में। अब ऐसे ही और क्विज आने वाले हैं हमारे पास। उम्मीद है आपको ये क्विज अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर पे बेस है। इससे आप अपने स्ट्रक्चर को और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना याद हुआ नहीं हुआ। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट। फाइसोस्टिग्मिन contains which characteristic functional group responsible for acetylcholine stearase inhibition। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट है, इसलिए एसिटाइलकोलिन स्टीरेज जो एंजाइम है उसको ये इनहिबिट करेगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, किसमें? फाइसोस्टिग्मिन के अंदर। तो कौन सा ग्रुप है? देखिए, इनमें से क्या उसमें ईथर ग्रुप है, क्या उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, या सल्फोनामाइड है, या फिर कार्बामेट ग्रुप है? तो अगर आपको फाइसोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर याद हो तो उसके अंदर लगा होता है कार्बामेट ग्रुप। तो इसका आंसर है डी, यानी कि कार्बामेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास नियोस्टिग्मिन। किस तरह से फाइसोस्टिग्मिन से डिफर है? नियोस्टिग्मिन डिफर्स फ्रॉम फाइसोस्टिग्मिन मेनली बिकॉज इट कंटेन्स, उसमें क्या है? एरोमेटिक अल्डिहाइड है, उसमें फॉस्फेट एस्टर है, इमिडाजोल है, या फिर क्वाटरनरी अमोनियम आयन। अगर आपको ध्यान हो, उसके अंदर होता है क्वाटरनरी अमोनियम आयन, अगर हम कंपेयर करें फाइसोस्टिग्मिन से तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पाइरिडोस्टिग्मिन कंटेन्स विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। अब इसके नाम से ही मेंशन है, मैंने आपको बताया भी था, पाइरिडोस्टिग्मिन इज रिलेटेड टू पाइरिडीन। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, मिडाजोल, बेंजीन, पाइरिडीन, थायोफिन। इसका आंसर है सी, यानी कि पाइरिडीन। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपको जीपैट में भी मिल सकते हैं, या थोड़ा सा उसका सैंपल क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट ड्रग पे बेस्ड है जो, और हमारी नेक्स्ट ड्रग है एड्रोफोनियम क्लोराइड। क्या है ड्रग का नाम? एड्रोफोनियम क्लोराइड। क्लियर? तो क्या कहता है ये? एड्रोफोनियम क्लोराइड इनहिबिट्स एसिटाइल कोलिनस्टीरेज एंजाइम मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस। उसमें ऐसा क्या प्रेजेंस है एड्रोफोनियम के अंदर, अगर आपको याद हो, जिससे कि वो एसिटाइल कोलिनस्टीरेज एंजाइम को जो इनहिबिट करता है एड्रोफोनियम। देखिए, क्या इसमें फिनोलिक ग्रुप है, या इसमें अमाइड है, या कार्बामेट है इसके अंदर, या फॉस्फेट है? अगर आपको ध्यान हो एड्रोफोनियम, तो एड्रोफोनियम में क्या लगा होता है? उसमें लगा होता है फिनोलिक ग्रुप। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ जो है टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड कंटेन्स विच फ्यूज्ड रिंग सिस्टम? कौन सा इसमें फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है? क्या उसके अंदर इंडोल है, या एक्रीडीन है, क्विनोलिन है, या बेंजीमिडाजोल है? मैंने आपको बताया था उसके अंदर है एक्रीडीन, यानी कि डाई बेंजोपाइरिडीन, जिसका नाम होता है एक्रीडीन। तो इसका आंसर रहेगा बी, यानी कि एक्रीडीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एम्बिनोनियम क्लोराइड स्ट्रक्चरली कंटेन्स। अब इन चारों में से उसमें क्या होता है, अगर अब आपको याद हो, मैंने बताया था, देखिए वहां पे बिस वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है? बिस। तो इसमें क्या सिंगल क्वाटरनरी नाइट्रोजन होता है, या टू क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप्स होते हैं, इमिडाजोल रिंग, या सल्फर ग्रुप? अगर आपको याद हो, हमने दो जगह किया था N+N+, तो इसमें होता है टू क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप्स। तो इसका आंसर रहेगा बी, यानी कि टू क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप्स। अब चलते हैं हमारे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या है? आइसोफ्लोरफेट बिलोंग्स टू विच स्ट्रक्चरल क्लास ऑफ कोलिनस्टीरेज इनहिबिटर्स? ठीक है, तो क्या वो कार्बामेट की कैटेगरी में आते हैं, एल्केलॉइड्स की, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, या फिर एरोमेटिक अमाइड्स? तो बेसिकली आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की कैटेगरी में। तो इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। अब नेक्स्ट वही है, इकोथायोफेट आयोडाइड कंटेन्स विच की स्ट्रक्चरल फीचर? क्या उसमें सेम, क्या कार्बामेट एस्टर है, इमिडाजोल रिंग है, फिनोलिक ग्रुप है, या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप विद क्वाटरनरी अमोनियम? तो इसमें बेसिकली इकोथायोफेट, अगर आपको याद हो, सो देयर इज organophosphate group with quaternary ammonium ion. So the answer will be D. Now the last drug of this chapter, that is last question of this chapter, that is parathione and malathione are structurally classified as, क्या वो कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स हैं, एल्केलॉइड डेरिवेटिव्स हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स हैं, या फिर एरोमेटिक अमाइड्स हैं? तो इसका बेसिकली यही आंसर है सी, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी उस क्वेरी को मैं जो है उसका सोल्यूशन दे सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सबसे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।